कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कांपते लेकिन दृढ़ स्वर में सपना ने एक शब्द पर जोर देते हुए अपनी बात फिर से दोहराई। आप लोगों को मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सपना की यह बात सुनकर सभी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सपना ऐसा भी बोल सकती है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बस सपना अपने आंसू पोंछती दृढ़ता से सबको अपनी सवालिया निगाहों से घूरे जा रही थी, मानो कह रही हो मेरी आवाज सुनो और समझो, क्या मेरे साथ तुम इंसाफ करोगे। रघुवीर की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सपना की घूरती निगाहों का वह सामना नहीं कर पा रहा था। उसने चुपचाप अपना चेहरा घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। तभी घर में पसरे सन्नाटे को एक चीरती प्रतिमा जी की तेज आवाज गूंजी। डीएनए टेस्ट? बिल्कुल नहीं। डीएनए टेस्ट के लिए टेक्नीशियन आएगा, फिर वह रिपोर्ट में तुम्हारे पाप का पर्दा फाश करेगा और कानो कान बात पूरे समाज में फैल जाएगी। यानी तू हमारे घर की इज्जत चौराहे पर नीलाम करना चाहती है। तू चाहती है कि हमारा परिवार बदनाम हो जाए, सारे समाज में हमारा मजाक बने और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अपनी माँ की बात सुनकर रघुवीर ने भी तैश में आकर तुरंत कहा, हाँ माँ, सही कह रही हो। अब ये नया नाटक डीएनए टेस्ट का रचकर हमें बदनाम करना चाहती है। मेरे दोनों बेटों की जिंदगी तबाह कर ये चुड़ैल अब हमें बदनाम करके मार डालना चाहती है। प्रतिमा जी ने गुस्से से गरजते हुए कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं केवल वह सच्चाई बाहर लाना चाहती हूँ जिसे आप सब सुनना नहीं चाह रहे हैं। सपना ने पूरी मजबूती से दृढ़ स्वर में कहा। सपना का यह तेवर देख रघुवीर का खून खौल उठा। वह थप्पड़ उठा मारने को सपना को लपका और गरजता हुआ बोला, साली हरामजादी छिनाल, मेरी माँ के जवान लड़ाती है। अब तक सारे मामले को चुपचाप एक तरफ खड़े हो देखते राधे श्याम जी अचानक बोल पड़े, रुको रघु, डीएनए टेस्ट हरगिज नहीं होगा। हम इससे अपने परिवार की बदनामी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। लेकिन तब तक रघुवीर का तेज थप्पड़ सपना के गाल पर पड़ चुका था। थप्पड़ इतना जोर था कि सपना के नाक से खून निकल आया। उसके होठ किनारे से कट गए और वहां से भी खून छलक पड़ा। राधे श्याम जी का अंतिम निर्णय और रघुवीर के तेवर देख सपना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से निकल पड़ा, साथ लिए गए फेरों का भरोसा तुम नहीं रख पाए रघुवीर। मुझे मेरी सच्चाई साबित करने का कोई मौका भी नहीं देना चाहते। बोलते हुए दुख की अधिकता के कारण उसके सर में चक्कर आ गया और वह रोते रोते धड़ाम से फर्श पर गिर गई। घर में होश रहित शोर शराबे के कारण महेश की नींद खुल गई थी और वह अपनी नींद में आंखें मलता बरामदे में आ गया। सपना को गिरते हुए उसने देख लिया था। वो सीधा सपना के पास चला गया और घुटने के बल बैठ गया और सपना को एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ उसके गालों पर लुढ़काते आंसू पोंछने लगा और बोलने लगा, क्या हुआ भाभी, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ प्लीज, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। महेश के सपना के ऐसे करीब जाने और उसे पकड़ने से एकाएक रघुवीर के अंदर एक ईर्ष्यात्मक प्रतिक्रिया हुई, जिसमें सपना के द्वारा अपनी शादी के फेरों के भरोसे वाली बात भी घुली हुई थी। सो वह गरजते हुए बोला, सपना उठो और तुम रूम में जाओ। घर का तनाव भरा माहौल और रघुवीर की क्रोध से जलती आंखें और उसे ऐसे गरजता सुन महेश के दिमाग में अजीब सी प्रतिक्रिया हुई और वह अपने दोनों हाथ फैलाकर आहा आहा करके चिल्लाने लगा। महेश को ऐसा करते देख प्रतिमा जी, महेश बेटा क्या हुआ बेटा? यह घबराती हुई दौड़ते हुए महेश के पास आई, उसे पकड़कर रोने लगी। प्रतिमा जी के इस एक्शन से महेश और हाइपर हो गया और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, वो मीनाक्षी, माँ मीनाक्षी, मीनाक्षी नहीं। और ऐसा बोलते हुए महेश बेहोश होकर वहीं फर्श पर लुढ़क गया। महेश के बेहोश होते ही राधे श्याम जी और रघुवीर दोनों घबरा गए और जल्दी से दौड़कर उसके पास आए। रघुवीर ने स्थिति को गंभीरता से समझा, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। राधे श्याम जी ने महेश के डॉक्टर मूलचंद जी को भी कॉल किया तो डॉक्टर ने कहा, जितना जल्दी हो सके महेश को हॉस्पिटल लेकर आ जाइए, मामला काफी सीरियस है। जल्दी ही एम्बुलेंस आ गई और महेश को लेकर हॉस्पिटल चले गए।
सपना चुपचाप बरामदे के एक कोने में खड़ी सारा कुछ देख रही थी। परिवार में किसी को उसकी परवाह नहीं थी। किसी ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उस रात घर में छाए सन्नाटे के साथ सपना अकेली थी। वह अकेली बैठी अब तक अपने जीवन के बारे में सोच रही थी। जिस घर में उसने अपने हजारों सपनों के साथ प्रवेश किया था, उसी घर की दीवारें उसे आज एकदम अनजान किसी जेल की दीवारों से सख्त और क्रूर लग रही थी। सपना ने अपने आप से प्रश्न किया, क्या ऐसे ही नर्क की जिंदगी का सपना मैंने देखा था, जहां मेरी बात पूरी सुनने वाला कोई नहीं? अपने ही सवाल का जवाब ढूंढती अचानक सपना ने अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछा और एक निर्णय ले उठ खड़ी हुई। उसने अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने आप से कहा, मेरे बच्चे, मैं अपने साथ तुम्हें इस नर्क भोगते नहीं देख सकती। और सपना एक बैग में अपनी जरूरत का सामान रख अंधेरे में एक उम्मीद और विश्वास के साथ घर से बाहर निकल गई। लेकिन क्या सपना उस घर से बाहर की दुनिया में अपनी कोई पहचान बना पाएगी? क्या रघुवीर कभी सच्चाई जान पाएगा? क्या सपना के साथ लिए फेरों के 7 वचन रघुवीर निभा पाएगा? क्या रघुवीर और सपना कभी एक हो पाएंगे? बेहोश होकर गिरे महेश के साथ इस बार क्या होगा? बेहोशी से पहले महेश जिस मीनाक्षी का नाम ले रहा था, वह कौन है? क्या महेश का कोई अतीत है? क्या होगा आगे? 7 साल बाद देश के एक बड़े और प्रतिष्ठित मेंटल हेल्थ सेंटर वासु मेंटल हेल्थ सेंटर के एक कैबिन में अचानक एक नर्स मिताली ने प्रवेश किया और लगभग हाफते हुए बोली, डॉक्टर सपना जल्दी चलिए, 3 नंबर रूम का पेशेंट काफी हाइपर हो गया है। सपना जो बैठी लैपटॉप पर किसी पेशेंट के केस हिस्ट्री पढ़ रही थी। नर्स मिताली की बात सुनकर तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, तुम जल्दी से इंजेक्शन रेडी कर लाओ, और तेजी से लगभग दौड़ते हुए रूम नंबर 3 की तरफ भागी। रूम नंबर 3 में एक 18-19 साल की लड़की वंशिका एडमिट थी, जो 12th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाने के कारण सीवियर डिप्रेशन की शिकार हो गई थी और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे एडमिट करना पड़ा था। जैसे ही डॉक्टर सपना रूम में घुसी, उसने देखा वंशिका के सर से खून निकल रहा है और उसे 2 नर्सें पकड़े हुए हैं। वंशिका उन नर्सों की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए चिल्लाती हुई हाथ पैर फेंक रही है और उन्हें नोचने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर सपना ने अंदर आते ही पूछा, व्हाट हैपेंड? इसके सर से ब्लड कैसे निकल रहा है? ये बैठे बैठे अचानक उठ खड़ी हुई और दीवार पर अपना सर जोर से पटकने लगी। ओह! बोलते हुए सपना तेजी से वंशिका के पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, वंशिका, क्या हुआ बच्चे? लेकिन वंशिका ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। तभी नर्स मिताली इंजेक्शन तैयार करके दौड़ती हुई आई और सपना ने उससे इंजेक्शन ले वंशिका को लगा दिया। कुछ ही मिनटों में वंशिका धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी आंखें बंद होने लगी। नर्सों ने उसे धीरे धीरे उसके बेड पर लाकर सुला दिया। सपना कुछ देर तक सोती वंशिका के मासूम चेहरे को देखती रही और एक लंबी सांस लेते हुए रूम नंबर 3 से बाहर निकलकर कॉरिडोर में आ गई। कॉरिडोर में उसे डॉक्टर मुकुल नारंग मिल गए। सपना को देखते ही उन्होंने एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा, हेलो डॉक्टर सपना, क्या आपने एक अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट न्यूज? सपना के आश्चर्य से पूछा। इस मेंटल हेल्थ सेंटर के ऑनर डॉक्टर वासुदेव न्यूयॉर्क से आ गए हैं और जल्द ही सेमिनार होगा जिसमें वे अपने रिसर्च से रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्पीच देंगे। ओ वाओ, मैं अभी तक डॉक्टर वासुदेव से मिली ही नहीं। सपना ने खुश होते हुए कहा, हाँ मैं भी नहीं मिला। एक्चुअली हमें इस मेंटल हेल्थ सेंटर में आए हुए अभी 1 साल ही हुआ है और डॉक्टर वासुदेव पिछले 2 साल से अपने रिसर्च के सिलसिले में न्यूयॉर्क हैं। पता है डॉक्टर मुकुल, मैं जब साइकाइट्रिस्ट डिपार्टमेंट में पढ़ रही थी तब से मैं वासु मेंटल हेल्थ सेंटर की साइकाइट्रिस्ट होना चाहती थी। यह इच्छा तो आज देश के सभी साइकाइट्रिस्ट स्टूडेंट की होती है कि जितनी आधुनिक सुविधाएं इस मेंटल हेल्थ सेंटर में हैं, उतनी देश में कहीं नहीं। डॉक्टर मुकुल ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। तभी डॉक्टर मुकुल का फोन बज उठा और सपना वहां से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई।
कैबिन की तरफ बढ़ते हुए सपना के दिमाग में हलचल मची हुई थी। डॉक्टर मुकुल से बात करते हुए उसे अपनी बीती जिंदगी के वे दिन याद आ गए थे जब रघुवीर से पिटते हुए देख महेश हाइपर हो उठा था और उसने रघुवीर को तो घूंसे जड़ दिए थे। अपने कैबिन में अंदर आ सपना अपनी कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने महेश का चेहरा घूम गया। बेहोशी से होश में आने के बाद महेश ने राधे श्याम जी से धीरे से कहा, पापा, अभी मैं सो रहा था तो मेरे सपने में श्रुति आई थी। और इतना बोलते ही उसकी नजर कमरे के एक कोने में दुबकी डरी हुई सपना पर पड़ी। रघुवीर के तमाचों के कारण उसके दोनों गाल लाल लाल सूजे हुए थे और नाक से खून सूखकर चेहरे पर जहां तहां जम गया था। खुले बाल बेतरतीब हो बिखर गए थे। आंखें लाल सूजी हुई और डर से फैली हुई थी। सपना पर नजर पड़ते ही महेश अपने दोनों हाथों से अपने सर के बाल जोर जोर खींचते हुए चिल्लाने लगा और दोनों पैर जोर जोर से पटकने लगा। महेश की ऐसी दशा देख राधे श्याम जी, प्रतिमा जी, रघुवीर काफी घबरा गए और राधे श्याम जी, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो, कहते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। प्रतिमा जी रोने लगी जबकि रघुवीर अपनी तरह से महेश को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन महेश शांत होने की बजाय और अधिक हाइपर होता गया और कुछ मिनटों के बाद बेहोश हो गया। महेश की यह हालत देख रघुवीर ने एम्बुलेंस बुलाया और सभी उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। किसी को यह परवाह नहीं थी कि सपना जिंदा है या मुर्दा। सबके हॉस्पिटल जाने के बाद सपना ने थोड़ी देर अपनी स्थिति के बारे में सोचा और यह सोचते हुए अचानक ख्याल आया कि अगर महेश को ईश्वर न करे कुछ हो गया तो वह इल्जाम भी उसके सर ही मढ़ दिया जाएगा और फिर सभी मिलकर उसकी और अधिक दुर्दशा करेंगे। यह ख्याल आते ही वह कांप उठी और मन ही मन एक निश्चय कर धीरे धीरे कर खड़ी हुई। फिर एक बैग निकाल उसमें अपने कुछ कपड़े और पर्स में थोड़े पैसे रखे और सावधानी पूर्वक घर बंद कर चुपचाप वहां से निकलकर स्टेशन पर आ गई। वहां से उसने अपने मायके का टिकट लिया और अगले दिन सूजा हुआ चेहरा और बीमार शरीर लेकर मायके पहुंच गई। अपनी बेटी की ऐसी दशा देख सपना के माँ बाप आशा जी और कैलाश जी की आंखों के आंसू बहने लगे। सपना ने जब अपनी इस हालत के कारण के बारे में अपनी माँ आशा जी को बताया तो एकदम से वे उत्तेजित हो गई। आशा जी रघुवीर जी और उसके घर वालों के खिलाफ कोर्ट में केस करना चाहती थी, लेकिन कैलाश जी ने समझाया कि केस करने से वे लोग सपना की चरित्रहीनता की बात जोर शोर से इसलिए करेंगे, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। कुछ दिनों के इलाज के बाद सपना जब स्वस्थ हुई तो उसने कैलाश जी से आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी और कमजोरी के कारण आशा जी चाहती थी कि वह अभी आराम करे, लेकिन कैलाश जी बेटी का मन छोटा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और बीती बात को भुलाने की कोशिश करती सपना पूरे मन से अपनी पढ़ाई में जुट गई। अपने कैबिन में बैठी डॉक्टर सपना अभी पिछली यादों में ही डूबी थी कि उसका मोबाइल रिंग कर उठा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो उसके पापा कैलाश जी का कॉल था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से कैलाश जी की हड़बड़ाई हुई आवाज आई। कॉल सुनते ही सपना काफी घबरा गई और दूसरी तरफ से कैलाश जी की घबराई हुई आवाज आई, बेटा जल्दी आओ, अक्षत का एक्सीडेंट हो गया है। कॉल सुनते ही सपना काफी घबरा गई और बोली, मैं अभी आती हूँ। हॉस्पिटल में अक्षत के पास जाकर उसने देखा कि अक्षत के सर और घुटनों पर चोट आई है और वह बेड पर आंख बंद किए लेटा है। यह देख सपना घबरा गई और उसने डॉक्टर से अक्षत की हालत के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, सर पर कुछ अधिक चोट है, 2 टाके लगे हैं और हल्का फीवर है, तो आज हम इसे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में ही रखेंगे। सुनकर सपना की सांस में सांस आई और वह अक्षत के पास जाकर बैठते हुए प्यार से उसका सर सहलाने लगी।
कहीं 10 मिनट के बाद ही अक्षत ने अपनी आंखें खोल दी और सपना को अपने पास देख मुस्कुरा दिया। सपना ने प्यार से पूछा, अब कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ मम्मा, अक्षत ने उठकर बैठने की कोशिश करते हुए कहा। अभी लेटे रहो। ठीक है मम्मा। अच्छा बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो मैं स्कूल से निकलकर बस की तरफ जा रहा था, तभी रोड की दूसरी तरफ मैंने पापा की तरह दिखने वाले एक अंकल को एक रेंज रोवर कार की तरफ जाते हुए साइड से देखा। मैं उन्हें सामने से देखना चाहता था, इसलिए दौड़ पड़ा और गिर गया। अक्षत की बात सुन सपना की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद हो आया जब एक दिन अक्षत ने स्कूल से आने के बाद उससे पूछा था, मम्मा मेरे सभी फ्रेंड्स के पापा हैं, मेरे पापा कौन हैं? तब सपना ने अपनी शादी की फोटोग्राफ्स में से अपने पास रखे महेश की एक सिंगल फोटो निकालकर उसे दिखाते हुए कहा था, बेटा ये हैं तुम्हारे पापा। अरे मम्मा, मैं तो बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखता हूँ। सुनकर सपना 1 मिनट के लिए सन्न रह गई थी। अक्षत की बात बिल्कुल सही थी। अक्षत का चेहरा हूबहू महेश से मिलता था। उसने धीरे से कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह ही दिखते हो। मेरे पापा कहाँ रहते हैं मम्मा? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर बहुत रोकने के बाद भी सपना की आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, बहुत दूर रहते हैं, उनसे मिलने हम जरूर जाएंगे। क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है? नहीं बेटा, फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मेरे सभी फ्रेंड्स के पापा उनके साथ रहते हैं। बस एक अनुष्का के पापा मरकर स्टार बन गए हैं, इसलिए साथ नहीं रहते। क्या मेरे पापा भी स्टार बन गए हैं मम्मा? सपना को अक्षत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा, तो उसने नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बोलकर अक्षत को दूसरी बातों में बहला दिया। लेकिन अपने पापा से मिलने की चाह उस मासूम के दिमाग में बनी हुई थी, इसलिए आज वह एक भ्रम का शिकार हो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सपना के मन में महेश के लिए पहले गुस्सा तो था, लेकिन बाद में उसे वह अपने पूरे परिवार में सबसे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि एक वही था जो अपनी मानसिक असमर्थता के बावजूद उसके प्रति अपने सामर्थ्य के अनुसार सहानुभूति रखता था। उसने जो भी किया उसमें उसका दिमाग साथ नहीं दिया था, पर कहीं न कहीं उसके अचेतन में अपने किए का अपराध बोध भी था। शायद तभी उसने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया और उसकी दुर्दशा देख उसे शौक भी लगा, जिस कारण चीखता हुआ वह बेहोश हो गया। एक साइकाट्रिस्ट डॉक्टर होने के बाद महेश के प्रति उसकी संवेदना बढ़ गई थी और कई बार उसका मन करने लगा था कि वह महेश को वासु मेंटल हेल्थ सेंटर में ले आए और अपनी देखरेख में उसका बेहतरीन इलाज करवाए। लेकिन पिछली बातें याद कर अपने ससुराल जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। आज अक्षत के साथ हुई घटना ने उसके अंदर से हिलाकर रख दिया था। अगले दिन अक्षत को डिस्चार्ज कर दिया गया। वह जब घर लौटती तो देखा उसके पिता कैलाश जी घर के बाहर टहलते हुए और अक्षत का इंतजार कर रहे थे। अक्षत को सपना के साथ आया देख खुशी से आगे बढ़े और अक्षत को गोद में उठाकर पूछा, अब कैसा है मेरा हीरो? मैं तो ठीक हूँ। अब मेरा डोरेमोन कैसा है? अक्षत अपने नाना को खुश होने पर डोरेमोन बोलता था, क्योंकि वह अक्षत की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते थे। एकदम फिट एंड फाइन मेरे आका, कैलाश जी ने हंसते हुए कहा। अब अंदर चले या नहीं, यहीं खड़े रहने का इरादा है? सपना ने मुस्कुराते हुए कैलाश जी और अक्षत को देखते हुए कहा। अक्षत के जन्म के महीने भर बाद ही एक एक्सीडेंट में प्रतिमा जी की मौत हो गई थी। तब से सपना और कैलाश जी ने मिलकर अक्षत का पालन पोषण किया है। सपना जब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती या कॉलेज में रहती तो कैलाश जी अक्षत का पूरा ख्याल रखते थे। अब सपना ने एक फुल टाइम घरेलू सहायक गोपाल को रख लिया था, जो अक्षत और कैलाश जी का दोनों का ख्याल रखता था और पूरे दिन परिवार के लिए खाना भी बनाता था। गोपाल भी अक्षत को काफी प्यार करता था, इसलिए जैसे ही अक्षत कैलाश जी के साथ घर के अंदर आया, गोपाल उसे देखते ही बोल पड़ा, अक्षत भैया, आज आपकी पसंद की खीर बनाई है, खाएंगे ना?
पर मुझे तो अभी फ्रेंच फ्राइज खाने का मन कर रहा है। गोपाल काका, प्लीज थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज बना दीजिए ना। कैलाश जी की गोद से उतरकर अक्षत गोपाल के पास खड़ा हो मचल पड़ा। हाँ हाँ भैया जी, अभी बनाता हूँ, बोलकर वो किचन की तरफ जाने लगा तो सपना ने कहा, बहुत थोड़ा बनाना गोपाल, फ्रेंच फ्राइज हेल्दी फूड नहीं है। जी दीदी जी, बस जरा सा ही बनाऊंगा ताकि अक्षत भैया को संतोष हो जाए बस। हाँ ठीक है। इसके बाद सपना ने कैलाश जी को दूसरे रूम में बुलाया और अक्षत के जख्मी होने की सारी कहानी कह सुनाई। सारी बात सुनकर कैलाश जी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा मैंने तो कई बार कहा कि मैं एक बार उन लोगों से जाकर बात करता हूँ, लेकिन तुम मुझे जाने ही नहीं देती हो। नहीं पापा, मैं अब अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, और मैं अपने अक्षत को पिता के लिए और तड़पता नहीं देख सकती। इसलिए मैं एक बार वहां जरूर जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि महेश से मुलाकात कम से कम एक बार अक्षत से जरूर हो जाए, ताकि अपने पिता की असलियत देख समझ उसे संतोष हो जाए। अपने पापा की बात सुनकर उलझन में पड़ गई। वह गंभीरता से सोचने लगी कि तभी कैलाश जी ने टिकट बुक के लिए एक एजेंट को कॉल लगा दिया और सपना के ससुराल रायपुर के लिए अगली सुबह की फ्लाइट बुक करा ली। सपना चाहकर भी इस बार उन्हें नहीं रोक पाई। सपना के हॉस्पिटल जाने से पहले कैलाश जी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। कुछ घंटों में ही रायपुर पहुंचकर कैलाश जी ने एक ऑटो लिया और सपना के ससुराल के पते की तरफ चल पड़े। पते पर पहुंचते उन्होंने कांपते हाथों से कॉल बेल बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला वे हक्के बक्के रह गए। दरवाजा किसी अजनबी ने खोला था। कैलाश जी ने पूछा, मैं तो यहाँ राधे श्याम जी से मिलने आया था। आप कौन हैं? लगता है आपने बाहर लगी नेम प्लेट नहीं देखी। राधे श्याम जी आज से 7 साल पहले ये घर बेचकर सपरिवार कहीं और चले गए। ओह अच्छा, ठीक है, बोल कैलाश जी रायपुर एयरपोर्ट पर वापस रिटर्निंग फ्लाइट का इंतजार करने लगे। आज सपना हॉस्पिटल कुछ लेट पहुंची थी। कैलाश जी के ऐसे तुरंत फुर्सत रायपुर जाने के कारण वह अंदर ही अंदर कुछ डरी हुई थी और परेशान सी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वह सबसे पहले रूम नंबर 3 में वंशिका को देखने पहुंची। वहां जाकर देखा तो वंशिका को नर्सें चारों तरफ से पकड़े हुए थी। नर्स मिताली उसकी बाह पकड़कर इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वंशिका हाथ पैर चलाते हुए चीख चिल्ला रही थी। पेशेंट की ऐसी हालत देख सपना अपनी परेशानी भूल जल्दी से वंशिका के पास गई और उसके सर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ वंशिका? सपना की आवाज सुनकर वंशिका को 2 सेकंड के लिए शांत हुई और सपना की तरफ देखा। मौका पा मिताली ने तुरंत उसे इंजेक्शन दे दिया और कुछ ही देर में वंशिका का शरीर शिथिल पड़ गया और वंशिका सो गई। वंशिका के सोने के बाद सपना ने एक नर्स से कहा, इसके पेरेंट को जितनी जल्दी हो सके बोलो आकर मुझसे मिले। यस डॉक्टर, बोलकर नर्स वंशिका के पेरेंट को कॉल करने चली गई। सपना चुपचाप दुखी आंखों से सोई हुई वंशिका को देखती रही और सोचती रही, माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं की शिकार इस लड़की को कैसे सामान्य जीवन में वापस लाऊं। सपना को याद आने लगी वह सुबह जब ओपीडी में पहली बार वंशिका से मिली थी। 12th का रिजल्ट निकला था और वंशिका को अपेक्षा से काफी कम नंबर आए थे। माता पिता दोनों ने जमकर उसे डांट खिलाई थी, क्योंकि उसके अनुसार वंशिका का करियर अब खत्म हो चुका था। दुखी और हताश हो वंशिका ने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन बचा लिए जाने के बाद गहरे डिप्रेशन में चली गई। तब उसके माता पिता की आंखें खुली और उसे लेकर वे वासुदेव मेंटल हेल्थ सेंटर में आए। सपना को जब पहली बार वंशिका की केस हिस्ट्री मालूम हुई थी तो उसे उसके माता पिता पर काफी गुस्सा आया था, लेकिन अपने गुस्से पर काबू कर उसने कहा, आप लोग अपनी महत्वाकांक्षा की आग में एक हरे भरे पौधे को जला दिया। अब इसके फिर से ठीक होने में समय लगेगा। क्या कहूँ डॉक्टर, यह सब मेरी ही गलती है। मैं चाहता था कि मेरी बेटी टॉपर हो, IIT क्रैक करे, विदेश में पढ़ने जाए, लेकिन इसके 12th में केवल 45% मार्क्स आए।
इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डांटा था। वंशिका के पिता श्रीकांत जी ने दुखी स्वर में कहा, आपने साइंस पढ़ने की जिद की होगी, जबकि आपकी बेटी दूसरे सब्जेक्ट में अच्छी होगी। सपना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सपना की बात सुनकर श्रीकांत जी और वंशिका की मां लतिका ने चुपचाप ग्लानि से सिर झुका लिया। आज वंशिका को मेंटल हेल्थ सेंटर में एडमिट हुए 1 महीना होने जा रहा है और उसकी हालत में मामूली सुधार हुआ था। सपना ने सोती वंशिका को देखा और एक गहरी सांस ले रूम नंबर 3 से बाहर आ गई। अपने कैबिन में आकर सपना ने लैपटॉप खोल अपना मेल चेक करना शुरू किया। अचानक वह एक मेल पर अटक गई। वह मेल एक इम्पोर्टेंट सेमिनार के बारे में था। सपना ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और मेल कंप्लीट करने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मेल में लिखा था कि डॉक्टर वासुदेव इंडिया आ रहे हैं और वे अगले दिन सेमिनार हॉल में अपना रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। साथ ही डॉक्टर वासु के वेलकम स्पीच की जिम्मेदारी सपना को दी गई थी। सपना ने तुरंत एक वेलकम स्पीच लिखनी शुरू कर दी। अभी वह 2-3 लाइन ही टाइप कर पाई थी कि उसके कैबिन का दरवाजा किसी ने बाहर से खटखटाया। स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए ही सपना ने कहा, कम इन प्लीज। हेलो डॉक्टर सपना। आवाज सुनकर सपना ने चौंक कर सर उठाया। देखा तो हेल्थ सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर राकेश मेहरा खड़े थे। राकेश मेहरा को आया देख सपना थोड़ा घबरा गई और अपनी सीट से खड़ी हुई तो बोली, सर आप। बैठिए बैठिए डॉक्टर सपना। राकेश मेहरा ने सपना के टेबल के सामने रखी चेयर अपनी तरफ खींचकर बैठते हुए कहा, यस सर, मुझे आपने अपने कैबिन में बुलवा लिया होता। सपना ने बैठते हुए कहा, एक्चुअली डॉक्टर सपना, मैं कल की व्यवस्था देखने के लिए अब भी पूरे हॉस्पिटल का राउंड ले रहा था, तो सोचा कल डॉक्टर वासु के वेलकम स्पीच के बारे में भी आपसे बात करता चलूं। यस सर, मैं अभी उसी स्पीच पर काम कर रही थी। ओके, स्पीच के लिए आपने अटायर पहनावा पोशाक का ख्याल रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर वासु सादगी पसंद इंसान है। श्योर सर, वैसे सादगी मुझे भी पसंद है, शायद आपने पिछले 1 साल में नोटिस किया होगा। हाँ हाँ डॉक्टर, और हमने आपको वेलकम स्पीच के लिए इसीलिए चूज किया है। थैंक्स अ लॉट सर। ओके, गो हेड। आप स्पीच पर अपना काम जारी रखिए, मैं दूसरी व्यवस्था देखने जा रहा हूँ। यस सर, सपना ने फिर से खड़े होकर राकेश मेहरा को सी ऑफ करते हुए कहा। राकेश मेहरा के जाने के बाद सपना कुछ देर यही सोचती रही कि आखिर डॉक्टर वासुदेव कैसा होगा। हेल्थ सेंटर में सभी उसकी इतनी इज्जत करते हैं, पर कहीं कोई उसकी फोटो तक नहीं है। यहाँ तक कि नेट पर भी उसका कोई प्रोफाइल नहीं है, बिना प्रोफाइल पिक के है। आखिर ऐसा क्यों है? खैर, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ऐसा सोच सपना ने फिर से अपनी स्पीच लिखने पर ध्यान लगा दिया। शाम को घर पहुंचकर जब कैलाश जी को उसने लिविंग रूम में बैठे देखा तो उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ पापा? कैलाश जी ने संक्षिप्त जवाब दिया, वे लोग शहर छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। सुनकर सपना को अंदर से ही राहत सी महसूस हुई और वह फ्रेश होकर अक्षत के पास पार्क में टहलने चली गई। अगली सुबह हॉस्पिटल के लिए काफी गहमा गहमी वाली थी। हॉस्पिटल का हर एक स्टाफ अपनी अपनी हर तरह से परफेक्ट हो डॉक्टर वासुदेव के सामने आना चाहता था। हेल्थ सेंटर के सारे पेशेंट आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आज के दिन उन्हें रोज की सफेद ड्रेस की जगह रंग बिरंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने को दिए गए थे। पुरुष पेशेंट को जीन्स टी शर्ट और लेडीज पेशेंट को आकर्षक ड्रेसेस दिए गए थे। वंशिका को भी एक खूबसूरत एथेंटिक ड्रेस रेड कलर का लहंगा मिला था, लेकिन वंशिका उसे पहनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वह सफेद छोड़कर और कोई भी कलर नहीं पहनेगी, जबकि मैनेजमेंट का ऑर्डर था कि सफेद कपड़ों में कोई पेशेंट आज नहीं दिखना चाहिए। काफी कहने और कई तरह से समझाने के बाद वंशिका जब तैयार हुई तो सपना ने अपनी साड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या ऐसी साड़ी पहनोगी? वंशिका ने सपना को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, पीच कलर की सिल्क पर गोल्डन जरी बॉर्डर, हाँ मुझे यही पहनना है।
फिर सपना के कहने पर एक नर्स ने पास की एक शॉप से सेम कलर की जॉर्जेट की साड़ी और रेडीमेड ब्लाउज ला कर दिया। तो वंशिका ने पहले तो नानकुर की, फिर ये साड़ी डॉक्टर मैडम की साड़ी से अलग है, इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन नर्सों और सपना के समझाने पर वही साड़ी पहनकर तैयार हो गई। सेमिनार हॉल में जाने को तैयार वंशिका को देख सपना के अंदर एक टीस सी उभरी और उसने अपने पास खड़ी नर्स मिताली से कहा, देखो ना कितनी प्यारी और खूबसूरत बच्ची आज किस हाल में आ गई। यस मैम, इसके पेरेंट्स को मैंने काउंसलिंग सेक्शन में भेज दिया है। देखिए इसके बाद ये वंशिका से कैसे मिलते हैं और बात करते हैं। इन सब का वंशिका के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा। यस मैम। थोड़ी देर के बाद सभी सेमिनार हॉल में जमा हो गए। सभी पेरेंट्स को नर्सें थी घेर कर बैठी ताकि सेमिनार के दौरान वे अनुशासित रहें। सपना स्टेज के पास डॉक्टर वासुदेव के एंट्री पॉइंट पर ही खड़ी थी। तभी मंच से अनाउंसमेंट हुआ, डॉक्टर वासुदेव बस आने वाले हैं, इसलिए सब लोग अब शांत हो जाएं। अनाउंसमेंट के कुछ सेकंड के बाद ही एंट्री पॉइंट से डॉक्टर वासु प्रवेश हुआ और पूरा हॉल तालियों से की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अचानक सपना के ताली बजाते हाथ थम गए और गहरे आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई और उसके मुंह से अस्पष्ट निकला, महेश। जितने भी नए एम्प्लॉय ने डॉक्टर वासुदेव को पहली बार देखा, उनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी देख इम्प्रेस्ड हो गए। खुलता गेहुआ रंग, लंबा तगड़ा इकहरा बदन, करीने से सांवले हुए घने चमकीले काले बाल, बड़ी बड़ी मदहोश कर देने वाली खूबसूरत काली आंखें, खड़ी नाक और चेहरे पर हमेशा कायम रहने वाली मोहक मुस्कान। 28-29 साल के डॉक्टर वासुदेव इतनी कम उम्र में ही जो उपलब्धियां पा ली थी वह किसी के लिए भी एक मिसाल थी। बादामी कलर की शर्ट और काली जीन्स पहने डॉक्टर वासु ने अंदर आते हुए पूरे सेमिनार हॉल पर अपनी नजर डाली और सेकंड भर को उसकी नजर सपना के चेहरे पर ठिठकी। सपना का दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल अनजान का भाव डॉक्टर वासु के चेहरे पर देख सपना के मन में भी विचार आया कि क्यों डॉक्टर वासुदेव भला उसे कैसे जान सकते हैं। माना उनका चेहरा बिल्कुल महेश से मिलता है, लेकिन महेश तो मेंटली इतना समक्ष नहीं। निश्चित रूप से डॉक्टर वासुदेव अलग पर्सनालिटी हैं और महेश से चेहरा और शारीरिक समानता केवल एक संयोग मात्र है। क्यों ऐसा सोच सपना ने अपने आप को समझा लिया और वह मुस्कुराते हुए सेमिनार हॉल के स्टेज पर चढ़ते हुए डॉक्टर वासुदेव को देखने लगी, जिनके स्टेज पर लगे चेयर पर बैठने के बाद सपना को उनके लिए वेलकम स्पीच देना था। लेकिन स्टेज पर पहुंच डॉक्टर वासु ने फिर से पूरे हॉल पर नजर डाली और बैठने की बजाय माइक के पास खड़े हो गए और बोले, क्वाइट, हेलो एवरीबॉडी, क्वाइट। आवाज सुनकर सपना का दिल धक से हो गया, बिल्कुल वही महेश की आवाज। अपनी जगह पर खड़ी सपना अपनी पिछली यादों में जा रही थी और पूरा हॉल में गूंजती डॉक्टर वासु की आवाज जैसे उसके अपने घेरों में लेती जा रही थी। डॉक्टर वासु लगातार बोले जा रहे थे, एंड क्वाइट, एक लंबे अरसे बाद आप सबके बीच आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। अमेरिका में रिसर्च में बिजी रहने के बावजूद कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब मुझे आप सबकी याद ना आई हो। एंड क्वाइट। डॉक्टर वासु की इस शॉर्ट स्पीच से हॉल में बैठे सबके चेहरे खिल उठे और पूरा हाल तौलियों से गड़गड़ा हट से गूंज उठा। लेकिन सपना एकमात्र सन और खोई हुई सी चुपचाप खड़ी थी। तो उसके बगल में खड़ी सीनियर डॉक्टर मधुलता ने उसके कंधे पकड़कर हिलाते हुए फुसफुसाकर कहा, क्वाइट, यू आर ओके डॉक्टर सपना। एंड क्वाइट। डॉक्टर मधुलता के कहने पर सपना को जैसे होश आया और वह सजग हुई। स्टेज पर से अनाउंसर की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्वाइट, डॉक्टर सपना से अनुरोध है कि वे स्टेज पर आकर हर दिल के अजीज हमारे डॉक्टर वासुदेव के लिए वेलकम स्पीच पढ़ें। एंड क्वाइट। सपना ने खुद को मन ही मन व्यवस्थित किया और सीधे कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ गई। स्टेज पर पहुंचकर माइक के सामने खड़ी सपना की निगाह खुद ब खुद डॉक्टर वासु की तरफ चली गई तो वह अंदर से जैसे कट सी गई।
डॉक्टर वासु भी उसे देख रहे थे। पल भर को दोनों की नजरें मिली और सपना ने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली। स्पीच पढ़ना शुरू कर दिया। ऑनरेबल डॉक्टर वासुदेव एंड क्यूट। दूसरी तरफ डॉक्टर वासुदेव के माथे पर बल पड़ रहा था। वो सोच रहे थे, एंड क्यूट, इन नई नर्स डॉक्टर में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? नहीं चाहते हुए भी मेरी नजर बार बार उसकी ओर क्यों चली जा रही है? एंक्वेट। सपना ने अपनी स्पीच जैसे तैसे पढ़कर खत्म की और लगभग भागते हुए स्टेज से नीचे आई। सभी डॉक्टर्स और स्टाफ उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सपना के माथे पर ऐसे में भी पसीना आ गया था और गला सूख रहा था, क्योंकि उसने नोटिस किया कि पूरी स्पीच के दरमियान डॉक्टर वासुदेव की नजरें बार बार उस पर आकर कुछ सेकंड के लिए ठहर जा रही थी। उसने नीचे उतर वह अपने लिए चेयर पर बैठी। जैसे ही टेबल पर रखे ग्लास का पानी पीने लगी, एक घटना घट गई। सपना की स्पीच खत्म होते ही वासुदेव को अपना रिसर्च पेपर पढ़ना था। जैसे ही वासुदेव ने रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया, अब तक धैर्यपूर्वक चुपचाप बैठे पेरेंट का धैर्य जवाब दे गया। कुछ पेरेंट चीखने चिल्लाने लगे। डॉक्टर वासुदेव ने सभी पेरेंट्स को वापस वार्ड में ले जाने का आदेश दिया और उनके हॉल से निकल जाने के 2-3 मिनट रुककर अपना पेपर पढ़ना शुरू किया। रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद डॉक्टर वासुदेव का सवाल जवाब का सेशन था, जिसमें डॉक्टर वासु के जवाब देने के फनी और रोचक स्टाइल के सभी कायल हो गए। सेमिनार में हेल्थ सेंटर के ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी कई चेंजेस किए गए, जैसे सभी मेंटल पेशेंट के लिए रोज 15 मिनट से आधे मिनट की योग निद्रा हो कंपलसरी कर दिया जाए। लगभग पूरे दिन चल रहे सेमिनार के बाद जब सपना घर पहुंची तो बुरी तरह से थक चुकी थी। उसके दिमाग में एक साथ महेश, अक्षत और डॉक्टर वासुदेव के चेहरे डगमगा रहे थे और उसका मन इसमें बुरी तरह से उलझा हुआ था। घर आकर उसने इस संबंध में अपने पापा कैलाश जी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसका मन एक भी शब्द बोलने को नहीं हुआ और वह चुपचाप आकर अपने बेडरूम में लेट गई। तभी लिविंग रूम में खेलता हुआ अक्षत सपना के पास आया और बोला, क्या बात है मम्मा, तुमने हॉस्पिटल जाकर आज मुझे प्यार नहीं किया और चुपचाप बेडरूम में आ गई? क्यूट, कोई बात नहीं बेटा, आज मेरे सर में दर्द है इसलिए। सपना ने अक्षत को अपने पास खींचते हुए प्यार करते हुए कहा। दूसरी तरफ सेमिनार के बाद डॉक्टर वासुदेव जब अपने कैबिन में गए तो उसे अलग लग रहा था कि सपना की उल्हानों से भरी आंखों उसका पीछा कर रही हैं। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में उसे गटक कर पी। टेबल पर रखते हुए उसने अपने आप से बोला, यह क्या हो गया मुझे? लाइफ में पहली बार इस डॉक्टर सपना को देखा है और ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे मैं पहले से जानता हूँ। क्या दूसरे जन्म की बात सच है क्या सपना से मेरा पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है? क्या है ये डॉक्टर वासु? अपनी सोच में डूबा हुआ चेयर के पीछे से टिकाकर बैठा हुआ था और उसकी बंद आंखों के सामने सपना का चेहरा बार बार आ जा रहा था। तभी किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा नॉक किया। यस, कम इन। वासु ने इतना कहते ही हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय बदानी अंदर आया। विजय बदानी को आश्चर्य से देखकर वासु ने पूछा, मिस्टर बदानी, आप घर नहीं गए? अभी तक क्यों रुके हुए हैं? सॉरी सर, आपने सेमिनार हॉल से निकलने से पहले 10 मिनट बाद अपने कैबिन से मुझे आने को कहा था। ओ यस, प्लीज टेक योर सीट मिस्टर बदानी। वासु को याद करते हुए कहा। यस सर, एक चेयर खींच उसे बैठते हुए विजय बदानी ने कहा। ओके मिस्टर बदानी, मैं अपने रिसर्च के बेसिस पर हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो डॉक्टर सपना को इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे साथ अपॉइंट कर लीजिए। डॉक्टर वासु के मुंह से एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट के लिए सपना का नाम सुनकर विजय बदानी गहरे आश्चर्य के साथ बोला, बट सर, सपना तो काफी जूनियर है, बस 1 साल पहले ही उसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। आपके प्रोजेक्ट को वो कैसे असिस्ट कर पाएगी? उनके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है। नो मिस्टर बदानी, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपीरियंस्ड नहीं, यंग और अच्छी समझ वाली असिस्टेंट चाहिए।
डॉक्टर सपना जिस समझदारी से अपने पेशेंट को डील कर रही हैं, उनका फीडबैक मुझे डॉक्टर सरला ने सुबह ही दे दिया है। जिन पेशेंट को डॉक्टर सपना हैंडल कर रही हैं, उनके किसी टफ सिचुएशन को भी बिना डॉक्टर सरला की हेल्प के वो संभाल ले रही हैं। ओके सर, मैं डॉक्टर सपना को अपॉइंट कर देता हूँ। ओके, अब आप घर जाइए, मैं कुछ समय तक हॉस्पिटल में रहूँगा। ओके सर, थैंक यू बोलकर विजय बधानी कैबिन से बाहर निकल गया। अगले दिन जैसे ही सपना ओपीडी से पेशेंट देखकर अपने कैबिन में आई, डॉक्टर वासु को वहां बैठा देखकर आश्चर्य से भरकर बोली, सर आप यहाँ? सपना के आश्चर्य पर वासु के चेहरे पर बच्चों सी निश्चल मुस्कुराहट आ गई। वासु को मुस्कुराता देख सपना को महेश का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराहट, सपना की धड़कनें तेज हो गई और उसके माथे पर पसीने की बूंद छलक उठी। उसकी हालत देख वासु ने कहा, ओ सॉरी डॉक्टर सपना, मुझे अचानक अपने कैबिन में देख आप इतनी नर्वस हो जाएंगी, मैं नहीं जानता था। प्लीज़ लंबी लंबी सांस लीजिए और आराम से अपनी चेयर पर बैठकर पानी पी लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। 2 मिनट बाद जब सपना नॉर्मल हो गई तो वासु ने कहा, क्या आज ओपीडी में कोई ऐसा पेशेंट मिला जिसको एडमिट करना जरूरी हो? हाँ, एक 25-26 साल का लड़का है राहुल। वो इतना अधिक डिप्रेशन में है कि बात बेबात एग्रेसिव हो जाता है, कई बार तो सामने वाले को मारने भी लगता है। ओह, क्या हो गया है हमारे युवाओं को? डिप्रेशन तो महामारी की तरह फैल रही है। बाय द वे, मैं एक प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने आया हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट? हम पेशेंट के बिहेवियर को उसके पास्ट वहाँ से समझेंगे जब वह 1 साल का बच्चा होता है, क्योंकि उस उम्र में से कई छोटी छोटी बातें उसकी पर्सनैलिटी बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। एक्सीलेंट आइडिया सर, पर इस स्टडी तो हमें बहुत अधिक डाटा कलेक्ट करना होगा। यस यू आर राइट, बट एक प्रॉब्लम है जी। क्या इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ तुम काम कर रही हो और मैं तुम्हारे सर कहने पर अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो फिर हम प्रोजेक्ट कैसे कर पाएंगे? वासु ने इतनी मासूमियत से यह बात कही कि सपना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ठीक है, अब से नहीं कहूँगी। हाँ, काम करना शुरू करें जी। ठीक है, तुम अपना लैपटॉप खोलो और वे सारे पॉइंट्स लिखो जो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होंगे। मैं भी अपने पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर दोनों को मर्ज कर हम काम शुरू करेंगे। श्योर सर, कहते कहते सपना रुक गई और वासु खिलखिलाकर हंस पड़ा। सपना मुग्ध हो उसे हंसते देख रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह, एकदम निर्मल और मासूम हंसी। सपना ने मन ही मन सोचा, ऐसी मासूम हंसी केवल महेश के चेहरे पर ही खिल सकती है। मुझे महेश के बारे में पता करना होगा कि अभी वह कहाँ है और किस हालत में है। लेकिन कैसे पता करूं? पापा, वो क्या खुलकर बोलो। कई बार आपसे बात करने पर परेशानियों का हल निकल आता है। जी पापा। बोलते हुए सपना ने कैलाश जी को डॉक्टर वासुदेव से संबंधित सारी बातें कह सुनाई। सुनकर कैलाश जी भी मिनट भर को सन्न बैठ रहे। फिर उन्होंने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। तभी बाहर खेलता हुआ अक्षत अंदर आया और सपना के पास आकर बोला, मामा, आज मैंने जो होमवर्क दिया है वह तुम्हें कराना होगा, क्योंकि मैं उसे क्लास में ठीक से नहीं समझ पाया। ठीक है बेटा, अपना बैग ले आओ, होमवर्क अभी कर लेते हैं। ओके मम्मा, बोलकर अक्षत अपना बैग लेने दूसरे कमरे में चला गया। तो सपना ने कैलाश जी से कहा, पापा, अगर कभी अक्षत ने डॉक्टर वासुदेव को देख लिया तो इसे संभालना तो मुश्किल होगा। हाँ, अभी एकदम यही ख्याल मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन जीवन की हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है और इसका भी कोई ना कोई समाधान तो होगा ही। सोचता हूँ कहूँ कुछ, फिलहाल तुम अक्षत को होमवर्क कराओ। हाँ पापा, सपना ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। अगले दिन सुबह सपना अक्षत को स्कूल के लिए रेडी कर स्कूल छोड़ने के लिए जैसे ही गाड़ी पर बैठने वाली थी, सपना की सीनियर डॉक्टर मधुलता का फोन आया। न्यू पेशेंट
राहुल सीरियस है, जल्दी पहुंचो। सपना ने कैलाश जी को अक्षत को स्कूल छोड़ने के लिए कहा और खुद दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में राहुल की हालत काफी खराब थी। उसे डिप्रेशन का दौरा पड़ रहा था और वह अजीब अजीब आवाजें निकालता हुआ झूम रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और होठों के किनारे से झाग निकल रहा था। सपना ने तुरंत एक इंजेक्शन तैयार करा और राहुल को देने को कहा और वहीं राहुल के पास खड़ी हो उससे बोलने लगी, क्या हुआ राहुल, मुझे बताओ, मैं उसे ठीक कर दूंगी। इतना सुनते ही राहुल झूमना बंद कर अजीब अजीब आवाजें निकालना बंद कर जोर से चीखा, झूठ बोलती हो तुम, कोई कुछ नहीं कर सकता, झूठी। और एकदम आक्रामक हो सपना को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी उसके साइड से किसी ने उसका उठा हुआ हाथ पकड़ लिया और सपना ने पलट कर देखा तो अवाक रह गई। वासु एक हाथ से राहुल की कलाई पकड़ और दूसरे हाथ से घूसे की तरह ताने गुस्से से तमतमाया खड़ा था। सपना का पूरा शरीर सिहर उठा। इस समय वासु के चेहरे के भाव बिल्कुल वैसे थे जैसे महेश के अपने बड़े भाई रघुवीर को मारते समय थे। दोनों बाहें एकदम तनी हुई, चेहरे से गुस्सा तमतमाया हुआ और आग उगलती लाल आंखें। हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ ने वासु का यह रूप कभी नहीं देखा था। तभी एक बार को सिहर उठे और राहुल को पकड़कर वहां से हटने के लिए दौड़ पड़े। वासु के तने हुए घूसे को देख सपना ने चीखते हुए कहा, डॉक्टर वासु, नो। किसी भी मेंटल हॉस्पिटल का यह सख्त नियम होता है कि पेशेंट भले ही एग्रेसिव हो लेकिन मेडिकल स्टाफ को अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए। अगर पेशेंट को एग्रेसिव होने पर कोई मेडिकल स्टाफ अपना आपा खो देता है तो उसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। सपना की आवाज सुनकर वासु ने सपना की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी तनी हुई भौहें नॉर्मल हो गई और कुछ समय बाद उसके तमतमाए चेहरे पर हमेशा कायम रहने वाली सदाबहार मुस्कान खिल गई, जिसे देख आसपास मौजूद सभी स्टाफ ने राहत की सांस ली। तभी सपना की सीनियर डॉक्टर मधुलता वार्ड में आई। उन्हें देखते ही वासु ने पूछा, यह केस आपने डॉक्टर सपना के पास क्यों रहने दिया? डॉक्टर मधुलता, आपको पता है कि हमारे हेल्थ सेंटर में किसी एग्रेसिव पेशेंट के लिए हम जूनियर मेल डॉक्टर चुनते हैं। राहुल का केस अभी डॉक्टर मुकुल को हैंडओवर कीजिए। यस सर, डॉक्टर मधुलता ने थूक निगलते हुए कहा। इसके बाद वासु ने सपना से कहा, डॉक्टर सपना, मेरे कैबिन में आइए, मुझे प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ अलग आइडियाज आए हैं, उस पर डिस्कशन कर ले। जैसे ही सपना कैबिन में पहुंची, वासु ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, तुम्हें उस पेशेंट ने मारा तो नहीं? सपना पूछना चाहती थी, तुम्हें मेरे लिए इतना दर्द क्यों है वासु? क्या तुम ही महेश हो? लेकिन उसके अंदर प्रश्नों को पूछने का साहस नहीं था। अब तक वह तो समझ ही गई थी कि डॉक्टर वासुदेव वह व्यक्ति है जिसका भूतकाल में सपना से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उसने अपने मन की बात दबाकर वासु से पूछे सवाल के जवाब में कहा, नहीं, उसने मेरे ऊपर केवल हाथ उठाया था, मारा नहीं था। नाश्ता कर चुकी हो? नहीं। चलो कैंटीन में चलते हैं, मैं भी अभी नाश्ता नहीं किया है। इसके बाद कुछ औपचारिक बातों के साथ वासु और सपना ने नाश्ता खत्म किया और प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाने में बिजी हो गए। शाम को थकी हुई सपना जब घर लौटी तो अक्षत घर के बाहरी बरामदे में उसका इंतजार करता मिला। सपना को देखते ही उसने कहा, मम्मा, फ्रेश होकर प्लीज आज मॉल चलो ना, मेरे फ्रेंड्स रक्षित का बर्थडे मॉल में सेलिब्रेशन हो रहा है और उसकी मम्मा ने आपको और मुझे इनवाइट किया है। अक्षत ने इतने मनुहार भरे शब्दों में बात कही कि सपना मना ही नहीं कर सकी और जल्दी से फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद मॉल में काफी चहल पहल थी। अक्षत सपना का हाथ खींचते हुए आगे आगे चल रहा था। उसे अपने फ्रेंड से मिलने की जल्दी थी। सपना हंसते हुए अक्षत को देखकर बोले जा रही थी, अरे बेटा जरा धीरे चलो, और अक्षत के पीछे खिंचती चली जा रही थी। तभी अचानक उससे कोई टकराया। सपना हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई और सॉरी बोलते हुए टकराने वाले की तरफ देखा तो उसकी
जैसे सांसें ही रुक गई। उसके सामने महेश का बड़ा भाई रघुवीर खड़ा था। आगे जल्द ही। आपको कहानी कैसी लगी कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसके अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर 10 कमेंट आए तो हम इसका अगला भाग जारी करेंगे, नहीं तो ये भाग यहीं समाप्त करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों।